दोस्तों, बेदारी चैनल में खुशामदीद। अक्सर कहा जाता है कि आईन एक मुकद्दस दस्तावेज है। ये रियासत और शहरी के दरमियान एक समाजी मुआहदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन क्या हो जब इस मुआहदे को बदलने की कोशिश इतनी तेजी और पर्दे के पीछे की जाए कि अवाम को सांस लेने का मौका भी ना मिले। गुज़श्ता 10 दिनों में पाकिस्तान के आईनी और सियासी ढांचे को हिलाकर रख दिया गया है। हम बात कर रहे हैं मुतनाज़ा 27वीं आईनी तरमीम की। डॉन अखबार के सफ़ात, कानूनी माहिरीन के तज्ज़िये और सियासी पर्दे के पीछे होने वाली सरगोशियों के मुताबिक ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है। ये रियासत की मुकम्मल री इंजीनियरिंग है। एक नया पावर कॉम्पैक्ट लिखा जा रहा है। इस नए ढांचे के 3 बुनियादी सुतून हैं: फौज की कमान, अदलिया का इख्तियार और सूबों की खुद मुख्तारी। आइए इन सब का पोस्टमार्टम करते हैं। हिस्सा अव्वल, नया ज़िया लम्हा और आर्टिकल 243। इस तरमीम का सबसे ताकतवर, सबसे बुनियादी और सबसे मुस्तकिल पहलू आर्टिकल 243 में तब्दीली है, जो मुसल्लह अफवाज की कमान से मुताल्लिक है। अब तक क्या होता था? एक ओहदा था चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CGCSC, जो तीनों अफवाज बर्री, बहरी और फिजाई के दरमियान हम आहंगी करता था। इस तरमीम के जरिए CGCSC का ओहदा खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह एक नया बेहद ताकतवर आईनी ओहदा बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF। और ये CDF कौन होगा? मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसका मतलब समझें, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से हकीकी ताकत COAS के पास रही है, लेकिन ये तरमीम इस हकीकी ताकत को आईनी यानी डी ज्यूरे हैसियत दे रही है। यानी COAS अब आईनी तौर पर नेवी और एयरफोर्स के भी सरबराह होंगे। और इतना ही नहीं, इसी तरमीम में फील्ड मार्शल के ओहदे को भी आइन का हिस्सा बनाया गया है और इसके इख्तियारात और मरात ताहयात यानी फॉर लाइफ होंगे। डॉन के तज्जिया निगारों ने इसे नया ज़िया लम्हा करार दिया है। ये आर्टिकल 243 की उस रूह के बिल्कुल खिलाफ है जो कहती थी कि मुसल्लह अफवाज का कंट्रोल सिविल हुकूमत के पास होगा। हिस्सा दोयम, अदलिया की तख्त नशीनी। दूसरा हमला अदलिया की आज़ादी पर किया गया है। इस तरमीम के जरिए एक बिल्कुल नई अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC कायम की जा रही है। तो आप पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अच्छा सवाल है। कानूनी माहिरीन ने डॉन को बताया कि इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट को तख्त से उतार दिया गया है। अब इसके पास सिर्फ दीवानी, फौजदारी और कानूनी अपीलों का इख्तियार रह जाएगा। एक सीनियर वकील ने तो यहां तक कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनकर रह जाएगी। और दर्जा बंदी का इशारा भी दे दिया गया है। नई FCC के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की 65 साल। तो जाहिर है बड़ा कौन हुआ? इसी के साथ हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों का इख्तियार भी वजीर आजम के दफ्तर को दे दिया गया है। ये अदलिया पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को मजबूत करने के मुतरादिफ है। और हाँ, पहले वजीर आजम के लिए भी इस्तिस्ना की शक शामिल थी, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवामी तनकीद के बाद वापस ले ली। लेकिन सदर के लिए ताहयात इस्तिस्ना अब भी बिल का हिस्सा है। हिस्सा सोयम, 18वीं तरमीम पर असल वार। लेकिन दोस्तों, इन सब का असल हदफ क्या है? वो है 2010 की 18वीं आईनी तरमीम। याद कीजिए, 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के दौर में एक तारीखी इत्तेफाक राय से मंजूर हुई थी। इसका मकसद था इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली, यानी इख्तियारात को मरकज से निकालकर सूबों को देना। तालीम, सेहत जैसे 17 महकमे सूबों के हवाले किए गए थे। और इस सूबाई खुदमुख्तारी का इंजन क्या था? वो था नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। 18वीं तरमीम ने आर्टिकल 163A के जरिए इस माली हिस्से को तहफ़्फ़ुज़ दिया था कि सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। ये 27वीं तरमीम इसी इंजन को तबाह कर रही है। ये तरमीम वाज़े तौर पर आर्टिकल 163A के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने की तजवीज़ देती है, यानी मरकज़ जब चाहे सूबों का बजट कट कर सकता है।
اور صرف پیسہ ہی نہیں، تعلیم اور آبادی کی بہبود جیسے محکمے بھی صوبوں سے واپس لیے جا رہے ہیں۔ یہ ڈی سینٹرلائزیشن کا گریٹ رول بیک ہے، یہ ری سینٹرلائزیشن یعنی مرکزی قبضہ ہے۔ حصہ چہارم، 10 دن کا سیاسی ڈرامہ۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ صرف 10 دن کے کھیل میں۔ پہلے تو پورے بل کو غیر معمولی جلدی اور رازداری میں رکھا گیا۔ تجارتی طبقہ اور قانونی حلقے شور مچاتے رہے کہ ہم سے مشورہ تو کریں۔ پھر آیا 7 نومبر، 18ویں ترمیم کے ممار پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑا سودا کیا۔ بلاول بھٹو نے اعلان کیا کہ پی 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 آرٹیکل 243 یعنی فوجی کمان میں تبدیلی کی حمایت کرے گی، لیکن 18ویں ترمیم یعنی NFC تعلیم کے رول بیک کو مسترد کرے گی۔ گویا کہ وراثت بھی بچانی ہے اور اتحاد بھی نبھانا ہے۔ اور پھر آیا 10 نومبر، فیصلے کا دن۔ یہ متنازع بل سینٹ سے 64 ووٹوں کے ساتھ پاس ہو گیا، یعنی بالکل 2/3 اکثریت۔ اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پھاڑ کر احتجاج کیا اور واک آؤٹ کر گئی۔ لیکن اس دن کا سموکنگ گن، اصل ثبوت تب سامنے آیا جب تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابرو نے بل کے حق میں ووٹ دیا اور پھر فلور پر کھڑے ہو کر اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ اور وجہ؟ نہ پارٹی سے شکوہ، نہ آئین سے اختلاف، بلکہ انہوں نے کہا، اور یہ ڈان نے رپورٹ کیا، میں نے یہ ووٹ صرف جنرل سید عاصم منیر کے لیے دیا ہے۔ یہ ہے 27ویں ترمیم کی حقیقت۔ یہ ہے اس ووٹ کا پس منظر۔ یہ 27ویں ترمیم ایک نیا پاور کمپیکٹ ہے۔ عدلیہ ماتحت، فوج آئینی طور پر سب سے بالا تر، صوبے مالی طور پر محتاج۔ آئین کے ایک ممار ڈاکٹر B.R. امبیڈکر نے کہا تھا، However good a constitution may be, if those who implement it are not good, the constitution will prove to be bad. کہ آئین کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس پر عمل کرنے والے اچھے نہ ہوں تو وہ آئین برا ثابت ہوگا۔ اور جب آئین پر اس طرح شب خون مارا جا رہا ہو تو خاموشی ایک جرم ہے، جیسا کہ ایلی وائزل نے کہا تھا، Silence always helps the oppressor, not the oppressed. خاموشی ہمیشہ ظالم کی مدد کرتی ہے، مظلوم کی نہیں۔ اس پوری صورتحال پر عوامی بیداری کے لیے شاید حبیب جالب سے بہتر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایوب خان کے بنائے ہوئے دستور کے خلاف لکھا تھا، لیکن وہ نظم آج بھی زندہ ہے۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں منتا، میں نہیں جانتا۔ میں اس دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سوچ بیدار ہو، سچ سامنے آئے، تو ابھی سبسکرائب کیجئے۔ یہ ہے بیداری، ڈونٹ ڈریم ڈیئر ڈیزرو۔